मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में यात्रियों के बैग से चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में एक बदमाश शकील उर्फ घोड़ा को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी शाहिब काम्बिंग के दौरान दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 5,40,000 रुपए नकद, 2 तमंचे, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। यह गिरोह यात्रियों के बैग काटकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, दिनांक 22/4/26 को एक महिला थी, श्रीमती रेशमा, वाइफ ऑफ सुहेब। ये कसावान जो कस्बा है थाना बुढ़ाना का, वहां की निवासिनी है। ये एक गाड़ी में जा रही थी, जिससे इनके साथ ये घटना हो गई थी। इनका बैग काट करके ब्लेड से 50,000 रुपए और लगभग 5 से 7 तोले सोने चोरी हो गए थे, सोना, जिस पर अभियोग दर्ज हुआ था थाना बुढ़ाना में। और इस पर टीम बनाई गई थी SPRA सीओ बुढ़ाना के निर्देशन में। SHO बुढ़ाना और उनकी टीम द्वारा इस पर काम किया जा रहा था, जिसके परिदृश्य में 2 बदमाश एक टिप ऑफ के आधार पर मदवाड़ा मोड़ पर, जो बुढ़ाना थाना अंतर्गत पड़ता है, एक टिप ऑफ मिलता है कि मोटरसाइकिल से कुछ बदमाश जा रहे हैं। जब पुलिस टीम उनका को ट्रेस करती है, ट्रैक करती है, तो पुलिस पर फायर करती है, जिससे पुलिस भी काउंटर फायर करती है, जिससे एक बदमाश को जो शकील नाम का है, शकील उर्फ घोड़ा, जो कि रहने वाला हाल की डेट में हरिद्वार में निवास कर रहा था, मंगलौर में, मूलतः ये कोतवाली का रहने वाला मिमलाना का, और इसके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज है तथा ये शातिर बदमाश है। दूसरा जो अपराधी कामिंग के दौरान पकड़ा गया, साहिब उद बसेरू, ये सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर का निवासी है। और इनके पास से जो बरामद किए गए हैं वो 2 तमंचे 315 बोर, 1 खोखा कारतूस 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल प्लेटिना बरामद की गई है, आधार कार्ड बरामद किया गया वादी पक्ष का। तो इस प्रकार से जो है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जो सोना इन्होंने बेच दिया था, वो बेचा हुआ पैसा 5,40,000 दोनों अपराधियों से अलग अलग बरामद किया गया है। और मैं बता दूं, इसमें इसके परिदृश्य में 184/21 एक अलग से मुकदमा 109 जो पुलिस मुठभेड़ का है, 3/25 आर्म्स एक्ट का है, वो दर्ज किया गया है। जो मजरूब था शकील उर्फ घोड़ा, लगभग 35 साल का, इसका जो है आवश्यक चिकित्सा भी कराई गई है। और इस प्रकार से पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5,40,000 रुपए इसमें कैश बरामद किया गया है। निश्चित तौर से ये एक महत्वपूर्ण सफलता है मुजफ्फरनगर पुलिस के बुढ़ाना थाना द्वारा और SPRA तथा सीओ बुढ़ाना के निर्देशन में ये कार्य संपन्न हुआ है। तथा इसमें बता दूं आपको कि पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा 15,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के मुख्य कचहरी परिसर में मंगलवार दोपहर अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब वहां लगे एक विद्युत ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की बिजली की तारें भी उसकी चपेट में आ गईं और चिंगारियों के साथ तेज धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। देखते ही देखते पूरे परिसर में अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। उस समय कचहरी परिसर में बड़ी संख्या में वकील, पुलिसकर्मी, कर्मचारी और आम लोग मौजूद थे, जिससे लोगों में डर और दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद विद्युत विभाग के कर्मचारियों के अनुसार बढ़ती गर्मी और अधिक लोड के कारण ट्रांसफार्मर पर दबाव बढ़ गया था। अचानक हुए फॉल्ट की वजह से मुख्य बिजली लाइनों में चिंगारियां निकलने लगीं और ट्रांसफार्मर से आग भड़क उठी। आग ने नीचे पड़ी घास-फूस और आसपास की केबलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पिघलती हुई बिजली की तारें नीचे गिरने लगीं, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई। इसी दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बच गया जब एक व्यक्ति टूटे हुए बिजली के तार की चपेट में आने वाला था। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी दिखाते हुए तुरंत उस व्यक्ति को वहां से सुरक्षित दूर कर दिया। उनकी इस सूझबूझ और साहस की कचहरी परिसर में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और आम जनता ने जमकर सराहना की। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने तेजी से आग पर काबू पाया। साथ ही बिजली आपूर्ति तुरंत बंद कराई गई,
जिससे आग को और फैलने से रोका जा सका। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई महत्वपूर्ण बिजली की केबल जल गईं और कचहरी परिसर के बड़े हिस्से की बिजली बाधित हो गई। फिलहाल विद्युत विभाग की टीम मरम्मत कार्य और बिजली बहाली में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि हाल के समय में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उनमें निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिससे जनता में डर और असंतोष का माहौल बन रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ने किसानों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने गन्ने के दाम और भुगतान में हो रही लगातार देरी पर सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि किसान अपनी मेहनत का सही मूल्य पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। हरेंद्र मलिक ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रमों की जानकारी स्थानीय सांसदों और विधायकों तक नहीं पहुंच रही है, जो एक गंभीर विषय है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ रही है और संगठन को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की रैलियों के जरिए जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों को उजागर किया जाएगा और पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जहां सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई गई और विभिन्न जन समस्याओं को सामने रखा गया। बात विस्तार से बताई। 25 तारीख को गाजियाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक किसान की वो मांग जो बरसों पुरानी थी, कई दशक से किसान ये मांग करता था कि जब हम गन्ना केंद्रीय गन्ना क्रय अधिनियम के तहत यानी कि सरकार की मध्यस्थता से मिलों को आवंटित करते हैं तो हमारे भुगतान की गारंटी भी सरकार की होनी चाहिए। और आदरणीय अध्यक्ष जी ने वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसका गन्ने का भुगतान पेमेंट होते ही उसके खाते में भेज देंगे। उसके लिए उन्होंने केवल घोषणा नहीं की, उन्होंने ये बताया कि 15,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे। दूसरी घोषणा की, उन्होंने कहा कि जिस मीटर को जनता अस्वीकार करती, एक क्षेत्र में भ्रांति हो सकती है, 2 में हो सकती है, पूरे प्रदेश में लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम उसको अस्वीकार करते हैं। स्मार्ट मीटर की बाध्यता नहीं रखते, जो कही गए वो करेंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई घोषणा की, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। अतीत गवाह इस बात का, जो कहते वो करते। नेशनल हाईवे आसमान मुक जाएगा, जो हमारे प्रदेश में जाएगा उसे हम करेंगे, तो बैठ के बात कर लेंगे। परेशान है, मैं तो कह रहा परेशान है, और हम परेशानी को समझते हुए अपनी सरकार आई तो उससे मुक्ति दिला दो। मैंने कहा हम लोगों अधिकारियों से बात कर, अधिकारियों ने कहा जी हम आपकी भावनाओं को ऊपर अवगत करें। हम बार बार कहते हैं देखो हम है, हमारा काम है बात को अपने पक्ष को रखना, फैसला जनता के हाथ में, जनता के बीच में इसलिए रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जनता अब की बार ऐसे खराब हकम को बदल देगी जो जनता की नहीं सुनते, होगा जो सुनने का वादा कर रहा। हम रोज हाउस में लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा समाजवादी लड़ते हैं, आपका पार्लियामेंट में समाजवादी लड़ते हैं। जो मंच है हम ये आंदोलन इसलिए करते हैं कि सरकार बैठे वो उपरांत सुने और वहां मुंह दर मुंह कहते हैं। जरूरत पड़ी तो अभी मैं बता रहा हूँ, रोज ज्ञापन दे, रोज चिट्ठी लिखे, रोज मिलकर के कहे। महीना तो होता होगा जल्दी, आप लोग नियम से मिलकर के बात नहीं कहते होंगे। 5 महीने तो SIR ने लोगों को इतना परेशान करके रखा। समाजवादी पार्टी के अलावा दिखाई दिया SIR पे ग्राउंड लेवल पे? आजम खां हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, काहे दूसरी चर्चा करते हो? आजम खां साहब के साथ जुल्म किए हैं, जायती की है, सरकार बदल जाएगी, सब जायती खत्म हो जाएगी। पंजाब के गुरदासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गीता भवन में बाजार में एक भाजपा नेता की दुकान के बाहर ग्रेनेड जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे बाजार को चारों तरफ से बंद करवा दिया। पुलिस ने संदिग्ध वस्तु के आसपास बोरियां लगाकर इलाके को सुरक्षित घेराबंदी में ले लिया ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। साथ ही लोगों को बाजार से दूर रहने की सलाह दी गई।
सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गईं और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह संदिग्ध वस्तु वहां कैसे पहुंची और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। फिलहाल पूरे बाजार में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर राजधानी गंगटोक में एक भव्य, ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने पूरे राज्य को उत्सव के रंग में रंग दिया। इस स्वर्णिम अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से गंगटोक पहुंचे और कार्यक्रम में शिरकत कर इस ऐतिहासिक पल को और भी खास बना दिया। सिक्किम की जनता के लिए यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राज्य की उपलब्धियों, संघर्षों और विकास यात्रा को याद करने का गर्वभरा क्षण था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सांस्कृतिक संगठनों के सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग मौजूद रहे। पूरे गंगटोक शहर में जश्न और उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले उन्होंने गंगटोक के प्रसिद्ध ऑर्किडेरियम का दौरा किया, जहां उन्होंने वहां की प्राकृतिक सुंदरता, दुर्लभ ऑर्किड प्रजातियों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रयासों का निरीक्षण किया। सिक्किम अपनी जैव विविधता, हरियाली और स्वच्छता के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। ऑर्किडेरियम में मौजूद विभिन्न प्रकार के दुर्लभ फूलों और पौधों को देखकर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की और राज्य के पर्यावरण संरक्षण मॉडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिक्किम न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि सतत विकास और स्वच्छता का भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। गंगटोक में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान सिक्किम के 50 वर्षों की विकास यात्रा को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया। राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें इस अवसर पर सम्मान पूर्वक याद किया गया। सिक्किम को भारत के सबसे स्वच्छ और जैविक राज्यों में गिना जाता है और यह उपलब्धि पूरे देश के लिए प्रेरणा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया। कार्यक्रम में राज्य के भविष्य के विकास, पर्यटन को बढ़ावा, युवाओं के लिए रोजगार, बुनियादी ढांचे के विस्तार और पूर्वोत्तर भारत की मजबूती जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। यह समारोह केवल राज्य स्थापना का जश्न नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए नए संकल्प, नई ऊर्जा और विकास की नई दिशा का प्रतीक बन गया। सिक्किम की जनता के लिए यह दिन गर्व, सम्मान और भविष्य की उम्मीदों से भरा एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। नई दिल्ली में आबकारी नीति मामले को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने आंदोलन को सत्याग्रह नाम दिया है। इसी क्रम में उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और बापू को नमन किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि वे न्यायपालिका और देश की न्याय प्रणाली का पूरा सम्मान करते हैं और यदि आज वे आजाद घूम रहे हैं तो यह न्याय व्यवस्था की वजह से है। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें यह सत्याग्रह करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित जज को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सभी मुद्दों को विस्तार से रखा गया है। केजरीवाल ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए वे इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। मामला कोर्ट का है, अदालत का है। हम अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इसी न्याय प्रणाली ने, हमारी जुडिशरी ने हमें बेल दिलवाई, आरोप मुक्त किया। आज हम लोग अगर आज़ाद घूम रहे हैं तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दिए हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। तो मैं अभी मीडिया में कुछ इस बारे में बोलना चाहूँगा। ये सत्र बुलाया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हुआ था और उसको देश के अंदर 2029 में लागू होना था। लेकिन देश की संसद में जो हुआ, सभी देशवासियों ने देखा, मातृशक्ति का आगे बढ़ने का मार्ग उन्होंने रोका है। और मुझे लगता है कि आज हम इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बंधन भी, ये नारी शक्ति बंधन विधेयक जो पारित हुआ है वो लागू होगा। और उत्तराखंड में हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी, मुझे लगता है कि उनको भी इसका समर्थन करना चाहिए और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है सत्र में अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि माताओं बहनों को उनका अधिकार देना
हम सबका कर्तव्य है। To position Visakhapatnam at the center of India's AI future. What stands out is execution, the ability to move from vision to decision, and from decision to now delivery. When that vision is combined with investments of this scale, it creates a center of gravity that attracts ecosystems, drives innovation, and shapes the next phase of growth. Just as Bengaluru defined India's technology revolution, Visakhapatnam is going to anchor India's AI revolution. Visakhapatnam is positioning itself to help define that future, and what begins today marks the starting point of this large transformation. The transformation here is being enabled by the strong partnerships we are witnessing today. And this is where I would personally like to acknowledge Google and Mr. Sundar Pichai for their continued belief in India's role in shaping the future of technology, along with Mr. Thomas Kurian and Bikash for driving this collaboration forward. This partnership brings together global technology leadership, connectivity at scale, and integrated infrastructure capability. At the Adani Group, our conviction is very clear. For India to lead in the age of AI, it must build infrastructure at scale within the country. This is why we have committed $100 billion to build a platform that supports India's AI growth. We are building an integrated platform across energy generation, transmission, digital networks, and data centers, powered by clean and reliable energy and designed for scale, speed, and resilience.